जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल बैंकर फॉर यू में। दोस्तों, इस वीडियो से हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस सीरीज में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में डिटेल से जानेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब होता है वित्तीय लेखा जोखा। कोई भी एंटिटी जो कोई भी बिजनेस एक्टिविटी कर रही होगी, वह एक फाइनेंशियल ईयर के एंड में अपनी पूरे साल भर का वित्तीय लेखा जोखा तैयार करती है। ठीक है, इसी को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कई सारे एनेक्चर होते हैं, कई सारे पार्ट होते हैं। इसके बारे में हम आगे के वीडियो में डिटेल से जानेंगे। तो चलिए यह वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कोई भी बिजनेस एंटिटी के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के बेस्ड पे एंटिटी कई तरह के होते हैं। जैसे कि इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति अगर इंडिविजुअल अपने नाम से कोई बिजनेस कर रहा है तो वो अपने नाम से कर रहा है तो इंडिविजुअल होगा, उसको हम इंडिविजुअल कहेंगे। वो सैलरीड हो सकता है। दूसरा, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है। इंडिविजुअल है, वो खुद से ही अपना ही स्वरोजगार, अपना ही खुद का काम कर रहा है, उसको सेल्फ एम्प्लॉयड बोलेंगे। कोई अपना प्रोप्राइटरशिप फॉर्म बना करके काम कर रहा है तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया? प्रोप्राइटरशिप हो गया। कोई पार्टनरशिप फॉर्म बना के काम कर रहा है तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया? वो पार्टनरशिप हो गया। कोई ट्रस्ट या सोसाइटी में काम कर रहा है। फिर क्या होता है? कोई कंपनी में काम कर रहा है। कंपनी में कौन कौन आ जाते हैं? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड एंटिटीज। ठीक है, अब देखिए इन सारे जो एंटिटीज हैं, ये सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड एंटिटीज हैं, ये सभी अपना अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो तैयार करते हैं। अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो एक फाइनेंशियल ईयर में रेडी होता है। एक फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में वो स्टेटमेंट जो है तैयार किया जाता है। अब देखिए फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, तो अप्रैल से लेकर के मार्च, इसको हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। जैसे अप्रैल, मान लीजिए कि अप्रैल 2020 से लेकर के मार्च 2021, तो ये जो पीरियड होगा इसको हम क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर 2020-2021, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर 2020-21। इसका मतलब हो गया कि अप्रैल 2020 से लेकर के मार्च 2021 का पीरियड। ठीक है, अब इस पीरियड में वो जो भी स्टेटमेंट तैयार करेगा, जो भी अपना वित्तीय स्टेटमेंट तैयार करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलेंगे। मतलब अपने इनकम का लेखा जोखा, अपने बिजनेस का लेखा जोखा, उसने क्या टैक्स पेमेंट किया उसका लेखा जोखा, ये सभी लेखा जोखा इस वित्तीय वर्ष में वो तैयार करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलेंगे। ठीक है, अब जानते हैं कौन कौन से एंटिटीज की किस किस तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो रेडी किया जाता है। मतलब उनको किस तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बनाने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है और वो सैलरी है, तो इसके पास क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा? मतलब इसका वित्तीय लेखा जोखा हमें कैसे पता चलेगा? किस चीज से हमें पता चलेगा? कौन से ऐसा डॉक्यूमेंट्स एविडेंस होगा जिससे हमें इसकी फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में पता चलेगा? तो अगर कोई इंडिविजुअल है और वो सैलरी कहीं पे जॉब कर रहा है, वो सैलरीड इनकम है, तो हमें किससे पता चलेगा? एक उसके सैलरी अकाउंट के स्टेटमेंट से। मतलब अगर कोई इंडिविजुअल है, उसका सैलरी इनकम है, तो हमें इसकी फाइनेंशियल स्थिति की पता किससे चलेगा? तो उसके सैलरी अकाउंट के स्टेटमेंट से पता चलेगा, उसके सैलरी स्लिप से पता चलेगा, और किससे पता चलेगा? उसके फॉर्म 16 से पता चलेगा, फॉर्म 16B। और किससे पता चलेगा? फॉर्म 16A और ये फॉर्म 16B दोनों ही है। उसके बाद किससे पता चलेगा? फिर हमें पता चलेगा इसके इनकम टैक्स रिटर्न से। इनकम टैक्स रिटर्न से। तो अगर कोई इंडिविजुअल है और उसका सैलरी इनकम है, तो उसके लिए फाइनेंशियल, तो वो कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करेगा? तो एक सैलरी अकाउंट का स्टेटमेंट, दूसरा सैलरी स्लिप, तीसरा फॉर्म 16A एंड B और इनकम टैक्स का रिटर्न। ये इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गए। उसी तरह कोई अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसके पास क्या मिलेगा? तब उसके पास ये सैलरी नहीं मिलेगा क्योंकि वो सैलरी तो कर नहीं रहा, खुद का इनकम कर रहा। तो फिर वो क्या बनाएगा? वो अपना इनकम टैक्स का रिटर्न बनाएगा, और साथ में क्या रहेगा? इनकम टैक्स रिटर्न के साथ वो अपने बैलेंस शीट अपना बनाएगा, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाएगा।
यानी इस बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस मतलब उसके पूरे साल भर का लेखा जोखा हमें कहां से पता चलेगा, बैलेंस शीट से एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। साथ ही अगर वो अपना कोई करंट अकाउंट मेंटेन कर रहा है उससे, या तो फिर अपना जो सेविंग अकाउंट मेंटेन कर रहा है उस सेविंग अकाउंट के स्टेटमेंट से, सेविंग या करंट अकाउंट के स्टेटमेंट से, जिसमें वो अपने बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन जो है वो करता है। इसी तरह अगर कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो फिर उसका क्या बनेगा, तो फिर उसका भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या रहेगा, तो उसका भी इनकम टैक्स की रिटर्न रहेगी और उसका बैलेंस शीट रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहेगा। इसमें हम और डिटेल से जानेंगे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, इसके अलावा भी कौन कौन से एनेक्सचर जो हैं वो इसमें लगे होते हैं। फिर जैसे पार्टनरशिप का फर्म है तो इसका भी वही होगा, बैलेंस शीट रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहेगा और उसके साथ और भी एनेक्सचर रहेंगे। ट्रस्ट और सोसाइटी के केस में भी ऐसा ही होगा। फिर कंपनी के केस में जो प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, एलएलपी या अदर और भी जो इंस्टीट्यूशन है उसमें भी इसी तरह के स्टेटमेंट बनेंगे। कहने का मतलब है कि अगर किसी का इनकम बिजनेस से है, बिजनेस रिलेटेड इनकम है, तो फिर उसमें बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, इस तरह के स्टेटमेंट जो है वो रहेंगे। इसमें हम एक और चीज आगे आपको आप बता रहे थे, जैसे हमने कहा कि फाइनेंशियल ईयर अप्रैल, मार्च 20 और 21 है तो इसको फाइनेंशियल ईयर बोलेंगे। इसी तरह एक असेसमेंट ईयर होता है। असेसमेंट ईयर का मतलब क्या होता है, तो देखिए जैसे मान लीजिए कि फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 होगा, तो इसमें असेसमेंट ईयर क्या होगा इसका, 2021 और 22। फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के लिए असेसमेंट ईयर क्या होगा, 2021 और 2022 होगा। कहने का मतलब है कि इस साल का इस साल हमने जो भी इनकम किया, जो भी हमने किया उसका हम असेसमेंट कब कर रहे हैं, 21 और 22 में कर रहे हैं, इसलिए इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा, 2021 और 22। असेसमेंट ईयर हमेशा एक साल आगे का रहता है, फाइनेंशियल उसके पीछे का रहता है। मान लीजिए कि 19 और 20, 2019 और 20 का अगर फाइनेंशियल ईयर कोई बोल रहा है तो इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा, 2020 और 21। होप आपको यहां तक चीजें जो है वो समझ में आ गई होगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, उनके बारे में जानते हैं। देखिए मैंने पहले ही बोला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो उस फर्म के कॉन्स्टिट्यूशंस के बेस्ड पे बनाया तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उन सारे फॉर्म्स को इंक्लूड किया गया। अब इसमें कुछ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है, मतलब यहाँ पे कुछ फॉर्म जो है कुछ स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशंस वाले फॉर्म्स के लिए ही या कंपनीज के लिए ही प्रिपेयर किए जाते हैं, सभी के लिए नहीं। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो क्या क्या आता है, बैलेंस शीट आता है जिसको शॉर्टकट में B/S कहा कर सकते हैं। दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, P&L जिसको कहते हैं, या उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है। तीसरा है ट्रेडिंग अकाउंट या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। देन फिर फंड फ्लो स्टेटमेंट, देन कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑडिटर्स नोट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, जिसमें 3CA, 3CB या 3CD जो भी एप्लीकेबल है वो तैयार होता है। अब इसमें से कुछ जो चीजें हैं वो कुछ स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशंस वाले कंपनीज या फर्म्स के लिए ही हैं, जैसे कि डायरेक्टर्स रिपोर्ट। अब डायरेक्टर्स रिपोर्ट जो है वो कंपनीज के लिए है जहां जहां पे डायरेक्टर्स होता है। ठीक है, तो वैसे ही इसका स्पेसिफिकेशन जो है किसी प्रोप्राइटरशिप फर्म्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट या किसी पार्टनरशिप फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको डायरेक्टर्स रिपोर्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये पास्ट के परफॉर्मेंस के बेस्ड पे है, मतलब इसमें जो भी स्टेटमेंट प्रिपेयर किया गया है उसमें फर्म ने अपने पास्ट में क्या परफॉर्म किया, पिछले फाइनेंशियल ईयर में या उसके और पिछले फाइनेंशियल ईयर में क्या परफॉर्मेंस दिया है, उसके बेस्ड पे ये बना है, पास्ट के बेस्ड पे, पास्ट परफॉर्मेंस के बेस्ड पे। लेकिन अगर हमें फ्यूचर का जानना हो कि फ्यूचर में वो कैसा करेगा, तो उसके लिए फिर हम ये सब डिटेल्स नहीं मांगेंगे। उसमें हम क्या मांगते हैं, CMA मांगते हैं। ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, CMA, क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट। इस क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट में पास्ट का परफॉर्मेंस और प्लस उसके ही रिस्पेक्टिव कॉरेस्पॉन्डिंग फ्यूचर का परफॉर्मेंस जो है वो दिखाया जाता है, मतलब दोनों ही रिलेवेंट होता है। पास्ट का भी दिया है और उसी के बेस्ड फ्यूचर में कैसा परफॉर्मेंस करेगा, ठीक है, कि फ्यूचर में उसमें क्या चेंजेस आएंगे फर्म की एक्टिविटीज में और उनके बिजनेस के तरीके में, ठीक है, जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उसमें क्या चेंजिंग आएंगे, उसका अरेंजमेंट जो हमको CMA में मिलेगा। अभी यहां पे जो स्टेटमेंट होगा जो पास्ट में है, जैसे मान लीजिए कि बैलेंस शीट है, तो अगर ऑडिटेड है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑडिटेड बैलेंस शीट। अगर हम फ्यूचर का बैलेंस शीट मांग रहे हैं आगे का, तो उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट या फिर एस्टिमेटेड बैलेंस शीट, है ना।
या अगर मान लीजिए कि अगर ऑडिट नहीं हुआ है, ऑडिट का पीरियड चल रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोविजनल बैलेंस शीट। मतलब एक बैलेंस शीट ऑडिट होने से पहले जो एक बैलेंस शीट बनाया जाता है, उसमें कुछ डेटा जो है वो चेंजेस हो भी सकता है ऑडिट में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोविजनल बैलेंस शीट। यानी जैसे कि अभी आज की डेट में मान लीजिए कि अभी हमारा 2020 और 21 का पीरियड जो है वो निकल गया, तो कुछ फर्म्स का अभी ऑडिट हो चुका है, कुछ फर्म्स का ऑडिट नहीं भी हुआ, तो अभी हम उनसे क्या मांगेंगे कि आप पिछला जो परफॉर्मेंस का अपना क्या ऑडिटेड बैलेंस शीट दीजिए। अगर वो बोलेंगे कि नहीं अभी हमारा ऑडिट नहीं हुआ, ऑडिट हमारा होने वाला है, तो फिर वो क्या देंगे, हमें प्रोविजनल बैलेंस शीट देंगे। हाँ, ये अलग केस है जिसमें जिस कंपनीज में या फर्म में अगर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, ऑडिट वहां पे होना ही नहीं है, ऑडिट की एज पर इनकम टैक्स लो वहां पे एप्लीकेबिलिटी नहीं, तो फिर वो ऑडिटेड बैलेंस शीट देगा ही नहीं। वो फिर क्या करेगा, बैलेंस शीट, नॉर्मल बैलेंस शीट बोलेंगे उसको, प्रॉफिट प्रोविजनल भी नहीं बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, बैलेंस शीट। क्योंकि उसमें ऑडिट एप्लीकेबल है ही नहीं, तो ऑडिट करेगा नहीं, है ना, वो सिर्फ सर्टिफाइड रहेगा बैलेंस शीट। तो वो ऐसा इसमें केस हो गया। अब देखिए कि कहां पे हमें ऑडिटेड बैलेंस शीट लेना है, ऑडिटेड बैलेंस शीट हमें देखना है, मतलब ऐसे क्या कौन से कंडीशन है जिसके अंदर हमें ऑडिट कराना है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, और क्या है जिसमें हमें कराने की जरूरत नहीं, उसको वो कौन से नियम है, कौन से रूल है जिसमें हमें ऑडिट कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। साथ ही साथ हम जानेंगे कि ऐसे कौन से रूल हैं इनकम टैक्स एक्ट के जहां पे हमें बैलेंस शीट बनाने की भी जरूरत नहीं है। हम बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन हमें बैलेंस शीट भी बनाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब जानते हैं कि ऑडिट कहां पे एप्लीकेबल है। देखिए, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से किसी भी बिजनेस एंटिटी का ऑडिट होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें स्पेसिफिक दो रूल हैं, एक सेक्शन है 44AB और सेक्शन 44AD। ये जो दो रूल हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इनको जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। चाहे आप एज ए बैंकर हैं, चाहे आप कोई बिजनेसमैन कर रहे हैं, इन दोनों ही रूल्स को आप जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अब जानते हैं कि सेक्शन 44AB में क्या क्या रूल्स हैं। देखिए, अगर किसी भी फर्म, किसी भी एंटिटी, किसी भी बिजनेस जो भी कर रहा है, अगर उसका टर्नओवर जो है, मतलब जिसको सेल्स भी बोलते हैं, या उनकी जो ग्रॉस रिसीट्स है, अगर 1 करोड़ से अगर ज्यादा है, तो फिर उसे ऑडिट कराना पड़ेगा। ऑडिट कौन करेगा, तो कोई चार्टेड अकाउंटेंट, अप्रूव्ड चार्टेड अकाउंटेंट जो है वो ऑडिट करेगा। तो टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट जो है वो 1 करोड़ से क्या हो, ज्यादा। अगर कोई प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल वैसे सीए है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, अगर इनका ग्रॉस रिसीट्स अगर एक्सीड करता है 50 लाख से, तो फिर इनको भी ऑडिट जो है वो कराना पड़ेगा, मतलब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट कराना पड़ेगा। फिर अगर कोई कंपनी, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी या ट्रस्ट है, तो इनके लिए ऑडिट जो है वो कंपलसरी है, चाहे इनका टर्नओवर कितना भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, इनका ऑडिट होना ही है, इनको ऑडिट अपना कराना ही पड़ेगा, ठीक है। यानी सेक्शन 44A भी कहता है कि अगर किसी भी फर्म का, किसी भी बिजनेस एंटिटीज का अगर टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट जो है 1 करोड़ से ज्यादा हो, तो उसमें ऑडिट कंपलसरी है। कोई भी अगर प्रोफेशनल है, उसकी ग्रॉस रिसीट अगर 50 लाख से ज्यादा है, तो वहां भी ऑडिट कंपलसरी है। बाकी जो कंपनीज हैं, ट्रस्ट हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, इसमें भी ऑडिट जो है वो कंपलसरी है, चाहे उनका टर्नओवर कुछ भी रहे, ग्रॉस एसेट्स कुछ भी रहे, प्रॉफिट कुछ भी रहे, ठीक है। अब आते हैं टैक्स ऑडिट के बारे में। देखिए, ऑडिट जो हो गया, ये उनके बुक्स का ऑडिट हो गया, बैलेंस शीट का, प्रॉफिट एंड लॉस का, उस पूरे कंपनी का क्या लेखा जोखा रहा। अब यहाँ पे क्या हो गया, टैक्स ऑडिट, यानी उन्होंने जो टैक्स पे किया है वो कितना करेक्ट किया है, कहां कहां पे किया, ये टैक्स ऑडिट में होता है। तो टैक्स ऑडिट किसके लिए एप्लीकेबल है, तो कोई भी फर्म जहां पे उसका टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से अगर ज्यादा है, तो वहां पे टैक्स ऑडिट भी एप्लीकेबल है। आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वहां पे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जैसे 3CA, 3CB और 3CD, ये रिपोर्ट्स जो हैं वो तैयार होती हैं, ये टैक्स ऑडिट्स की ही रिपोर्ट होती है। तो अगर किसी फर्म की, बिजनेस एंटिटी का अगर टर्नओवर 2 करोड़ से अगर ज्यादा हो, या कंपनी का टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से ज्यादा हो, तो वहां पे टैक्स ऑडिट भी कराना होगा। अगर कोई प्रोफेशनल है जिसका की ग्रॉस प्रॉफिट अगर 50 लाख से एक्सीड करता है, तो वहां पे भी टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया ऑडिट के रूल। अब इनसे जो नीचे हैं वो ऑडिट करा भी सकते हैं, ऑडिट नहीं भी करा सकते हैं, ये उनके ऊपर है, ठीक है। जनरली क्या होता है कि अगर कोई बिजनेस एंटिटी बैंक में
लोन लेने के लिए जाता है तो वहां पे ऑडिटेड रिपोर्ट मांगते हैं। चलिए इनिशियल ईयर में तो बिना ऑडिट रिपोर्ट के भी काम चल जाता है, लेकिन अगर उनका लोन अमाउंट 25 लाख से एक्सीड करता है उस बिजनेस एंटिटी का, तो फिर वहां पे बैंक में ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कराना जो है वो कंपलसरी हो जाता है, यानी उनका बुक्स जो है वो ऑडिटेड होना चाहिए। तो ये हो गए ऑडिट के रूल्स हो गए। अगर किसी भी फर्म का, किसी भी बिजनेस एंटिटी का अगर टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे का है तो वो फिर प्रेजेंटिव टैक्सेशन के अंदर जो है रिटर्न फाइल कर सकता है। प्रेजेंटिव टैक्सेशन में पहला तो ये चीज ध्यान रखने का है कि उसका टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से कम हो। अब 2 करोड़ से कम होगा, उसका टर्नओवर कम होगा, तो ये कैसे पता चलेगा? देखिए उसका अकाउंट है, अकाउंट जो भी उसने बिजनेस एंटिटी का जो भी अकाउंट है उसमें भी वो कितना लेन देन कर रहा है, इससे उसका टर्नओवर पता चल जाता है। प्रेजेंटिव टैक्सेशन में कैसे प्रिजम्पटिव उसको कितना उसको प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ता है? तो देखिए ट्रांजेक्शन जो है, अगर मान लीजिए कि वो डिजिटली जो भी उसने ट्रांजेक्शन किया होगा तो उसका 6% जो है वो प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकता है, और जो नॉन डिजिटल ट्रांजेक्शन है उसका 8% वो डिक्लेयर करके वो प्रेजेंटिव टैक्सेशन में अपना रिटर्न जो है वो फाइल कर सकता है। ठीक है। अब देखिए इन स्टेटमेंट्स के अलावा जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो क्या है? एक जीएसटी रिटर्न। जीएसटी रिटर्न से हमें पता चलता है कि किसी भी फर्म, किसी भी कंपनी का टर्नओवर जो है कितना है, उसने कितना सेल्स किया। ठीक है, जैसे यहां पे है कि प्रेजेंटिव टैक्सेशन में कहा कि 2 करोड़ से नीचे कैसे पता चलेगा। अगर एज ए बैंकर भी हम सोचें कि अगर किसी का टर्नओवर पता करना है तो हम कहां से पता करेंगे? पहले जब वैट था तो हम उससे वैट का स्टेटमेंट लेते थे, अभी हम क्या कर सकते हैं? उससे जीएसटी का स्टेटमेंट ले सकते हैं। जीएसटी का जो भी उसने मंथ वाइज या क्वार्टर वाइज जो भी जीएसटी या ईयर वाइज जो भी जीएसटी फाइल की होगी उससे, और हम उसके स्टेटमेंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम उसको टैली करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में जो सेल्स का फिगर दिया है, और उससे हम पता कर सकते हैं कि इस बिजनेस एंटिटी का क्या टर्नओवर रहा है। साथ ही साथ हम उसके अकाउंट से भी देख सकते हैं कि पूरे ईयर में उसने कितने का सेल्स किया है। सेल्स किया है मतलब कितने पेमेंट रिसीव हुआ है, क्रेडिट हुआ है, क्योंकि जो भी वो सेल्स करेगा उसका क्या प्रोसीड उसके अकाउंट में रिसीव होगा। तो कितना अमाउंट जो उसने रिसीव किया है, क्रेडिट समेशन क्या है, उससे भी हम उस फर्म के, कंपनी का सेल्स का पता कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स रूल्स है जो हमें जानना चाहिए। यानी इनकम टैक्स एक्ट 1961 हमें बताता है कि ऑडिट कहां पे करना है, कहां पे ऑडिट एप्लीकेबल है, कहां पे ऑडिट एप्लीकेबल नहीं। इसमें 2 रूल हमें हमेशा याद रखना है, सेक्शन 44AB और सेक्शन 44AD का। ठीक है, कहां पे टर्नओवर है यहां पे आप इसको नोट कर सकते हैं। दूसरा है सेक्शन 44AD। कुछ केसेस में हम देखते हैं कि जब हमारे पास कोई इनकम टैक्स की रिटर्न आती है, या हम जब एज ए बैंकर कोई इनकम टैक्स की रिटर्न कोई देखता है तो उसके साथ कंप्यूटेशन लगा होता है, और कंप्यूटेशन में लिखा रहता है सेक्शन 44AD के अंतर्गत जो है उसने कितना प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, फिर उस प्रॉफिट पे फिर वो टैक्स जो है उसका कैलकुलेट किया जाता है, और फिर उसके हिसाब से वो रिटर्न फाइल करता है। तो वही जो सेक्शन 44AD है वो क्या है? प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है। आप कितना सेल्स डिक्लेयर किया है जब इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल होती है तो उसमें भी उसको शो करना पड़ता है कि इस पूरे ईयर में हमने इतने का टर्नओवर किया और उसके बेसिस पे हमने इतना किया। अगर आप उस चीज को एश्योर करना चाहते हैं कि उसका सेल्स कितना, तो आप उसके इनकम टैक्स फाइलिंग की रिपोर्ट भी जो है आप मांग सकते हैं, उसको भी देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे के वीडियोस में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक फॉर्म्स को पढ़ेंगे, जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, इनको डिटेल से पढ़ेंगे। इनमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, कैसे हम इससे किसी भी बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन जो है गेन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। आप जुड़े रहिए, इस पूरे सीरीज में आपको पूरा ही डिटेल नॉलेज मिलेगा। जय हिंद।